ब्रेन को हम कंट्रोल करते हैं कि ब्रेन हमें कंट्रोल करता है? हमारा जो ब्रेन है वो कोई बहुत बताते खुद इंटेलिजेंट चीज़ नहीं है। ये हमारे इमोशंस को, हमारी साइकी को, हमारी मोहब्बत को कंट्रोल करता है। किस तरह हमें पता चल सकता है कि भाई हमारा दिमाग जो है उसका कौन सा हिस्सा ज़्यादा काम कर रहा है? ब्रेन को परसेप्शन और रियलिटी का फ़र्क ही पता नहीं चलता। हम अपने ब्रेन के पोटेंशियल्स को एनहांस करना चाहें अगर, जिन मरीजों को ठीक होने का यकीन होता है वही ठीक होते हैं। जिन्हें सिर्फ उम्मीद हो वो कुछ बेहतर हो जाते हैं, और जिन्हें शक हो वो कभी ठीक नहीं होते। जितने भी हाई अचीवर्स होते हैं इनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है जो एक आम इंसान कहते हैं मैं कि मैं करनागा, मेरे को कितने हो जाएगा? अक्सर आप बड़े लोगों को देखें, उनकी जिंदगियां गुर्बत से शुरू होती हैं। बिल गेट को आप देख लें, एलन मस्क को देख लें आप, उनको तकलीफें मसाइब आए और उसके बाद एक क्वांटम लीप आया। इतनी डीमोटिवेशन के बाद भी अपने माइंड को चलाना क्या आसान था? मुझे लगा जैसे मेरे पाँव पे कोई गर्म चीज गिरी हो, और वो जब मैंने गौर से देखा तो मैं वाले साहब की आंख से टपका हुआ आंसू था। That day I decided, सारी उम्र I have given a pride to my father. I'll undo everything. दिलो दिमाग की लड़ाई तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के कितने हिस्से हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि आपकी तमाम तर फिजिकल बीमारियों का इलाज आपके दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन देने पर पॉसिबल हो सकता है? आप अपने दिमाग को कंट्रोल में लाने के लिए क्या एक्सरसाइजेस करेंगे, कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे कि आप अपने दिमाग को खुद चला सकें? तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज के इस पॉडकास्ट में मिलेंगे, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिग बी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर खालिद जमील, जो कि खुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट सेट पे मौजूद हैं। तो सर, आपसे जो आज का टॉपिक है ना, आप माशाल्लाह 1974 में पहली दफ़ा टीवी पे आए थे, मेरे पैदा होने से भी बहुत पहले की बातें हैं। तो ठीक है, तो आपसे क्यों ना ब्रेन पे ही बात कर ली जाए। तो मुझे ये बताएं कि ये ब्रेन क्या है, इसको मैं समझना चाहती हूँ कि इसके कितने पार्ट्स हैं, ये कैसे काम करता है, और इस ब्रेन को हम कंट्रोल करते हैं कि ब्रेन हमें कंट्रोल करता है? पहले बताइएगा। आई थिंक दिस वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको वेरी ब्रीफली बताता हूँ। जो हमारा ये सामने वाला हिस्सा है ना, माथे के पीछे, इसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। ये डिटर्मिन करता है कि हमारी शख्सियत कैसी है, हमारा आईक्यू कैसा है, हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, हमारे कैलकुलेशंस या अंदाजे कैसे होंगे। तो जितना भी लॉजिकल काम है ना, वो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन करता है। ठीक है। जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है एनिमल्स की निस्बत इंसानों के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो साइड पे आ जाता है। ठीक है। ये हिस्सा हमारा पैराइटल लोब कहलाता है। ओके। यानी ये फ्रंटल लोब था, ये पैराइटल लोब है। ये हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। लाइक अब मैंने अपनी मुट्ठी बंद की तो मेरे पैराइटल लोब से मैसेज गया मेरे हाथों को कि तुमने बंद होना है। ओके। तो ये बंद हो गया। ओके। अच्छा, यहीं पे फिर इसके साथ ही एक सेंसरी एरिया है जो कि ये बता रहा होता है कि मेरे हाथों के साथ क्या हो रहा है। मसलन किसी ने अगर मुझे चुटकी काटी, या मुझे ठंडी हवा का झोंका लगा, या हमें कभी गर्म हवा का एहसास हुआ, तो जो सेंसेशंस हाथों से जाती हैं वो ब्रेन के उस हिस्से में जाती हैं। यानी मूवमेंट के बिल्कुल साथ आपके सेंसेस भी हैं। ठीक है। वर्निकीज एरिया इसको कहते हैं। ठीक है। और यहीं पे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा स्पीच सेंटर भी है। ओके। यानी जो हम बोलते हैं आमतौर पे मज़ाहियन अंदाज में कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा स्पीच एरिया है, ब्रोकास एरिया, ये ख़वातीन के अंदर बड़ा होता है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, यानी इसी वजह से ख़वातीन की ज़ुबानें थोड़ी लंबी होती हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है कि ब्रेन के इस हिस्से को जो ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इससे नीचे हिस्से टेम्परल लोब कहलाता है, जो हमारे कानों के करीब है, कनपटियों के करीब। दिस कॉल्ड टेम्परल लोब। दिस लोब डील्स विद आवर इमोशंस। अच्छा। ये हमारे इमोशंस को, हमारी साइकी को, हमारी मोहब्बत को, हमारे दुखों को, हमारी खुशियों को एक हद तक महसूस करता है।
बल्कि मैं एक जुमला इस्तेमाल करूँगा कि हमारे यहाँ कहते हैं ना बाज़ औक़ात कि फ़र्स्ट साइट फ़र्स्ट लव या बिल्कुल लव ऐसे। एट फर्स्ट साइट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इस हिस्से में एक मखसूस चेहरा, एक मखसूस म्यूज़िक, एक मखसूस चाहत वाली कोई चीज़ एनग्रेव्ड होती है। तो हमें वैसी चीज़ जब कोई नज़र आती है तो हम फ़ौरन वी फॉल इन लव विद दैट। यस सो दैट्स व्हाई किसी को गज़ल पसंद है, किसी किसी को को नज़म पसंद नज़म है, किसी पसंद को है, कोई सॉन्ग अट्रैक्ट कोई कर सॉन्ग जाता अट्रैक्ट है। करता है, किसी को आप देखिए बेज़वी चेहरा अच्छा लगता है। आप 10 बिल्कुल चेहरे ऐसे। अगर 10 लोगों को दिखाएं तो हर एक की खूबसूरती का मेयार डिफरेंट होगा। डिफरेंट है, वो बिल्कुल इसलिए ऐसे। डिफरेंट होगा कि उनके अपने दिमाग के अंदर जो खूबसूरती का मेयार है वो उससे जो मुताबिकत रखता है, दैट वुड लुक ब्यूटीफुल। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी ब्रेन का ये पीछे वाला हिस्सा आ जाता है जो सर का बिल्कुल बैक पे, इसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ठीक है। और जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, दिस इज़ बेसिकली फॉर आईज़। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आँखें जो है ना ये देखती नहीं हैं। आँखें तो एक खिड़की है जिससे शुआएं अंदर जाती हैं। अच्छा। और ये भी आपको सुन के ताज्जुब होगा या अगर आपको पता हो कि जो इमेज हम देखते हैं ये ब्रेन में उल्टा बनता है। वाओ। यानी एक ट्री है जैसे मिसाल के तौर पे, तो उसका तना नीचे होता है और उसके जो पत्ते हैं वो पत्ते ऊपर हैं, वो होते ऊपर हैं। होते हैं। लेकिन ब्रेन में जो इमेज बनता है वो पत्ते उसमें नीचे होंगे पत्ते नीचे होते हैं और शाखें ऊपर। और तना जो है वो ऊपर होता है। ओह नाइस। लेकिन फिर ब्रेन इसको कन्वर्ट करता है। अच्छा। फिर ब्रेन के अंदर एरियाज हैं विच आर कॉल्ड विजुअल एसोसिएशन एरियाज, जो इंटरप्रिटेशन करता है। फिर वो लिंक्ड अप होता है आपकी मेमोरी के साथ। तो आपने कोई चीज़ देखी, फिर वो उसकी इंटरप्रिटेशन करके, तो बेसिकली जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो ब्रेन से नज़र आती हैं, आँखों से नहीं आती। हमारे यहाँ आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों को आँखों की बीमारी हो तो बिल्कुल ऐसे। सर्जरी वगैरह से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो, यानी ब्रेन ही ना देख सकता हो, तब तो वो वो नहीं ठीक ठीक नहीं होता। होती। और फिर लास्टली बिल्कुल पीछे हमारे उससे नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है। सेरिबेलम हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। मतलब मिसाल के तौर पे हम खड़े होते हैं तो हम डोलते नहीं हैं, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जिनका सेरिबेलम का नुक्स होगा वो डोलेंगे। ऐसा होता है। बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, ऐसा फिर होता इसी है। तरह बाज़-औक़ात उनका, जैसे अब मैंने निवाला अपने मुंह में डालना है तो मैं तो यूं पकड़ूंगा, पकड़ के यूं मुंह में ले मुंह में जाए। डाल लूँगा। लेकिन जिसके सेरेबल में डिफेक्ट होगा उसका हाथ यूं यूं जाएगा। ऐसा होता है। बिल्कुल ही होता विल है। नॉट बी एबल टू डू एक्टिविटी स्मूथली। मेरी एक आंटी हैं, उन वो अब 50s में हैं, लेकिन उनका ऑल टाइम फेस ऐसे शेक करता रहता है। वो हमसे बात भी कर रही होंगी तो उनका फेस ऐसे 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 करता है। बिल्कुल, इसमें सेरिबेलर भी हो सकता है या ब्रेन का। तो कहने का मतलब है, लेकिन जो जो अच्छी बात है ब्रेन की वो ये है कि ये सारे हिस्से एट अ टाइम एक दूसरे को हेल्प आउट करके तो कोई काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर एक थॉट जनरेट हुआ बिल्कुल कि मैंने ये पेन उठाना है। बिल्कुल। वो मैसेज गया आपके पैराइटल लोब में कि पट्टों में हाथों ताकत की आए, मूवमेंट आएगी। उन्होंने उसको उठाया। अच्छा, अब जो हमारा टेम्परल लोब है जो जज्बात का है, वो ये डिटर्मिन करेगा कि वो आप कितने नहीं, आप कितने तमीज़ से उठाते हो, या प्यार से उठाते हो, या गुस्से से उठाते हो। ओह नाइस। मतलब एक गिलास पानी अगर आपने किसी को देना है तो आप उसको यूं भी पकड़ा यूं भी सकते दे हो सकते और हैं। यूं भी यूं भी पकड़ा दे सकते हो। सकते हैं। सो बिल्कुल दैट विल शो और सेरिबेलम उसको कंट्रोल करेगा। और ये तो नॉर्मल हमारी फिजियोलॉजी है। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग छोटा सा वाक़या बताऊं। मेरी एक स्टूडेंट थी तो मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो मुझे कुछ लड़कों ने कंप्लेन की अच्छा। कि सर वो 2-4 दफ़ा हमने महसूस किया है कि इन्होंने चलते हुए हमें कॉरिडोर से निकलते हुए टक्कर मारी है। अच्छा, लड़की ने टक्कर मारी है। अच्छा, अमेज्ड। दैट वाज अमेजिंग। तो मैंने उनको डांटा। अच्छा। तो मैंने कहा, फिर जब 1-2 दफ़ा दोबारा ऐसा हुआ तो मैंने आई आस्क्ड द गर्ल टू कम एंड सी मी। तो मैंने उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया। तो जब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया तो मुझे पता लगा कि उसकी जो आंख थी उसकी एक साइड की इधर विजन थी नहीं। ओह।
अब वो चूँकि उसको विजन ही नहीं थी, तो वो जब चलती थी तो उसको पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे कौन है, तो वो टकरा जाया करती थी। एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग। तो मैंने फिर उस ज़माने में नया नया CT स्कैन आया था, आई एम टॉकिंग आई थिंक 1980s की बात है। सो आई सेंट हर फॉर CT स्कैन, और उसके ब्रेन में एक एस्ट्रोसाइटोमा ट्यूमर होता है, वो निकला। अच्छा, तो ये ट्यूमर क्या करता है? ये जो पैसेज था, वे जो हमारी विजन जा रही थी, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी अब इस बात पे हमें जो था उसका डायग्नोसिस मिला। एंड देन यू नो शी वाज सेंट टू कराची। उस ज़माने में वहाँ पे बेहतर न्यूरोसर्जिकल सहूलतें थी। एंड देन अल्टीमेटली दे वर अफोर्डिंग, दे वेंट टू इंग्लैंड। तो वो लड़की जो थी, अब वो एस्ट्रोसाइटोमा जो है, ये बाज़ औक़ात पूरा ना निकले तो रीग्रो भी कर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लग कुछ और रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली देयर समथिंग रॉन्ग द ब्रेन। आपने एक अभी चीज़ बताई है कि आपने उस लड़की का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, तो वो किस तरह किया जाता है? किस तरह हमें पता चल सकता है कि भाई हमारा दिमाग जो है उसका कौन सा हिस्सा ज़्यादा काम कर रहा है? लेट्स सपोज मैं अपनी बात कर लूँ, तो मुझे कभी कभार फील होता है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट दिल बन गई, मेरा इमोशनल जो वो चीज़ है ना, वो थोड़ी ज़्यादा ही एक्टिव रहती है, ऑन द पीक रहती है। जिस बंदे को नहीं भी जानती उसके लिए भी इमोशनल हो जाती हूँ। तो बाकी चीज़ें क्यों उस तरह की एक्टिवेशन में नहीं आती? क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसा डिसऑर्डर नहीं है, बट आई वांट कि मैं अपने माइंड को देख सकूँ कि भाई ये कितना काम कर रहा है, कौन सा हिस्सा ज़्यादा काम कर रहा है, दूसरे को एक्टिव कैसे करना है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये जो क्वेश्चन है आपका, इट्स इंटरेस्टिंग बट इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट आई एम गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइज टू दैट। पहली बात तो ये है कि न्यूरोलॉजिकल अगर कोई डिसऑर्डर होगा ना, तो उसके अंदर 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो हो सकती है फिज़िकल। फिज़िकल में ये है कि कोई हाथ काम नहीं कर रहा, कोई टांग काम नहीं कर रही, आंख काम नहीं कर रही, सो एनीथिंग यू नो, तो उससे पता चल जाएगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दूसरा इसके अंदर ये है कि अगर ब्रेन सिकुड़ जाता है आपका, तो यादाश्त कम हो जाएगी, आपकी मेमोरी लॉस हो सकता है, ओरिएंटेशन ख़राब हो सकती है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको दिस समथिंग रॉन्ग इन द ब्रेन। बिल्कुल। और तीसरा ये है कि बहुत ही साइकेट्रिक कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें डिप्रेशन है, जिनके अंदर एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है। तो ये डिपेंड करता है कि कंप्लेन अगर है तो उस कंप्लेन के मुताबिक ब्रेन को देखा जाए। अब आपका जो क्वेश्चन है उसका एक पहलू का जवाब मैं, जो आप चाह रही हैं मैं दूं, और मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि you probably want to ask me कि how could I look at my brain whether Exactly. it's healthy or not? बिल्कुल Okay, बिल्कुल। so the answer to that is, अगर आप वक्त पे सो जाती हैं, नींद आ जाती है, अगर आपको भूख अच्छी लग रही है, चलने फिरने में आपको थकावट नहीं होती, तो आप समझिए कि एक हिस्सा आपका जो फिज़िकल है वो तो 100% ठीक है। ठीक है। अब अगर आपको बार बार कोई ख्याल तंग नहीं करता, बार बार आपको छोटी छोटी बातें दिमाग में हर वक्त घूमती नहीं रहती, और अगर घूमती रहती हैं तो इसका मतलब है कि आपको एंग्जाइटी है। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि इट्स माय एक्सपीरियंस, कि तीसरी चीज़ होती है कि आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हैं कि नहीं। तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग जो लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि उनको पछतावे नहीं आते। उनको कोई अगर लॉस हो गया या कोई फ़ायदा हो गया या कोई गलती हो गई तो पछताते नहीं हैं उसके ऊपर, बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज़ हाउ गॉड हैड रिटन फॉर अस। तो अब आप देख लें इन तीनों चीज़ों में आपको अगर कुछ नज़र आ रहा है तो, बट यू आर परफेक्टली हेल्दी माशाल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और सवाल है, ये बताएं कि हम इंसान जो हैं, हम इंसानों को क्या ब्रेन चलाता है या ब्रेन को हम चलाते हैं? हम बता रहे हैं कि मैंने ये पेपर उठाना है, कि ब्रेन हमें चला रहा है कि नहीं भी अब आपको ये काम करना चाहिए या ये काम करना चाहिए? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। देखिए हमारे यहाँ ना 2 कॉन्सेप्ट हैं, बड़े पुराने चले आ रहे हैं,
कि हमारा दिल कहता है कि ये करो, दिमाग कहता है कि ये करो। बिल्कुल। तो ये क्या दिमाग भी कोई कहता है, ये नहीं कहता? एग्जैक्टली ये हमारा दिल इंसान है या दिमाग इंसान है? मतलब देखा हमने दोनों को नहीं है, लेकिन हम कहते हैं दिल के रास्ते पे ना चलना, यहाँ से तो भाई मसले हो जाएंगे, दिमाग इस्तेमाल करो। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ब्रेन, कहा यह जाता है कि हमारा जो ब्रेन है वो कोई बहुत बताते खुद इंटेलिजेंट चीज़ नहीं है। वो कैसे नहीं है? ब्रेन को परसेप्शन और रियलिटी का फ़र्क ही पता नहीं चलता। ओह नाइस। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, आप इमली या खटाई के बारे में सोचते हैं, अभी आपने खटाई चखी नहीं, लेकिन टेस्ट जो है मुंह में पानी आ गया आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ब्रेन को जब पता चलता है ना कि अब ये खटाई की बात हो रही है तो शायद ये खटाई खाएंगे या लाएंगे, तो ब्रेन अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देता है। अच्छा, दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको खुदा न खास्ता अगर ये पता हो या ये पता लगे कि कमरे से बाहर में जाऊँगा तो मेरा कोई दुश्मन खड़ा हुआ है, तो अभी आपने दुश्मन को देखा नहीं है, लेकिन आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, तेज़ हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा। आपका मुंह खुश्क हो जाएगा, आपको खौफ आना शुरू हो जाएगा, हालांकि यू एक्चुअली हैव नॉट गॉन थ्रू दैट रियलिटी। सो दैट्स ओनली अ परसेप्शन। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक कामयाब और नाकाम आदमी के अंदर, कि जो नाकाम आदमी होता है वो अपने ब्रेन को परसेप्शन ऐसी देता है कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं ये तो होगा ही नहीं, करूँगा? मैं तो हार ही जाऊंगा। तो ब्रेन वेरी ऑनेस्टली टेक्स दैट मैसेज, यू नो। तो ब्रेन फिर उतनी ही तैयारी बॉडी से करवाता है। तो इसलिए इसी अपनी ब्रेन को, उस परसेप्शन को, यानी आप अच्छा परसेप्शन देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रियलिटी बन के आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो बात हमने शुरू में की थी कि जो हमारे ब्रेन का इमोशन का हिस्सा है, जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं और टेम्पोरल लोब के अंदर होता है, बेसिकली शायराना गुफ्तगू में जब दिल की बात आती है तो वो उसको रेफ़र किया जाता है। बिकॉज हम ये भी कहते हैं कि एवरी ब्रेन हैज़ अ हार्ट एंड एवरी हार्ट हैज़ अ ब्रेन। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि लिम्बिक सिस्टम जिन लोगों का कुछ ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन फ्रंटल ब्रेन जो है उनका उस तरह काम नहीं कर रहा होता है। लेट्स सपोज कि कुछ लोग आशिकी माशूकी में तो बहुत आगे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी काम के बारे में कहा जाए या कोई कारोबार कहा जाए या किसी जॉब में हो, तो वो लॉजिकल वे में या उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि हम अपने फ्रंटल, जहाँ से हमारी लॉजिक्स निकल रही हैं, जहाँ से हमने कैलकुलेशंस करनी है, उस ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव कर सकें, उस पार्ट को ज़्यादा एक्टिव कर सकें? आई थिंक इसको एक और तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये मैंने हिस्से आपको बता दिए ना। एक, अगर आप कभी किसी जानवर का ब्रेन भी आप देखें तो आपको उसको दो हिस्से नज़र आते हैं, यानी एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड के ऊपर। ठीक है। इसी तरह हमारा एक राइट ब्रेन है और एक लेफ़्ट ब्रेन है। ठीक है। जो लेफ़्ट ब्रेन है ये लॉजिक का ब्रेन है, राइट ब्रेन मोहब्बत, म्यूज़िक, आर्ट और इसका ब्रेन होता है। ये दोनों इकट्ठे काम करते रहते हैं। अब अगर आप लॉजिकल ब्रेन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और जिस तरह आपने कहा कि जी यू सी, देन यू विल हैव टू डू दोज एक्सरसाइजेज, मेंटल एक्सरसाइजेज विच कैन एनहेंस एंड विच कैन मेक योर लेफ्ट ब्रेन स्ट्रॉन्ग। वो क्या क्या होती हैं? आप ज़्यादा ज़िंदगी में डिसिप्लिन पैदा करें। जो लोग दे गो बाय द टाइम, जो अपना स्केड्यूल अच्छा बनाते हैं, जो वक्त पे एक्सरसाइज करते हैं, वक्त पे खाना खाते हैं, वक्त पे अपने काम करते हैं, काम अधूरा छोड़े बगैर कोई आराम नहीं करते, तो ये जब प्रैक्टिस आपकी होगी तो दिस ऑटोमेटिकली वुड कीप इम्प्रूविंग योर लेफ्ट ब्रेन स्ट्रेंथ। इसके बदले में आप देख लें कि राइट ब्रेन, जो कि मैंने आर्टिस्टिक ब्रेन होता है, तो आप आर्टिस्ट लोगों को देखें, उनको वक्त का इतना ख्याल नहीं होता। इसी वो जब खो जाते हैं तो खो जाते हैं, बिल्कुल। और जब हो जाते हैं तो हो जाती हैं किसी के। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इन दोनों में
अब राइट ब्रेन को अगर आप स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि कुछ वक्त अकेले में गुजारें, और अकेले में भी इस तरह गुजारें कि मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आपने कभी सफ़र किया होगा ट्रेन में? बहुत किया है। अच्छा, ट्रेन में सफ़र करते हुए अगर आप अकेले बैठे हों और खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहे हों, एक अलग ही दुनिया होती है। अलग ही दुनिया अलग होती ही है। दुनिया होती उस वक्त आपका ब्रेन एक ट्रांस में चला जाता है। अच्छा। और आप जहन में लाएं, आपको कुछ लोग याद आएंगे, कुछ बिल्कुल मंसूबे ऐसे, बनेंगे। बिल्कुल ऐसे। दैट्स ऑल राइट ब्रेन एक्टिविटी। कितने शेड्स देखते हो आप लाइफ के, Exactly. डिफरेंट कल्चर्स नजर आ रहे Exactly. होते हैं, ऐसे होता है यहाँ पे और तरह की जिंदगी है, ऐसा ही होता है। वो जो कैफियत होती है ना, ये राइट ब्रेन एक्टिविटी में आ जाती है। तो इसलिए आई थिंक इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइट ब्रेन एक्टिविटी, अगर आपने वॉक करनी है तो आप अकेले में वॉक करें। जब आप अकेले में वॉक करेंगे तो यू एंड योर सेल्फ, सो इट्स ऑल अबाउट, आप दरख्तों को देखेंगे, घास को देखेंगे तो यूल गो टू दैट। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताएं कि कहा जाता है कि अभी हम जो है ना अपना माइंड सिर्फ 2% या 5% यूज़ करते हैं, तो ये क्या वाकई हम अपना 5% ही दिमाग इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए, या इससे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो? आई थिंक परसेंटेज निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बट रफली हम कह सकते हैं कि हम अपनी ब्रेन का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है 1/4 हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हमारा ब्रेन अभी पड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की, आप देखिए, कैलकुलेशन हुआ करती थी। आज से बहुत अरसा पहले IQ से पता लगता था कि ब्रेन कितना की काबिल है इसका। फिर तरक्की करते हुए हमने कहा कि नहीं, IQ तो अपनी जगह पे हो गया, लेकिन EQ शुड इक्वली बी गुड, यानी इमोशनल कोशेंट वो भी देखा जाए। फिर हमने कहा कि जी ये 2 चीज़ें हो गई, तो अब फाइनेंशियल कोशेंट भी देखना चाहिए, फिर रिफ्लेक्स कोशेंट भी देखना। तो हर आदमी का जो है ना ब्रेन, उसके कोशेंट्स डिफरेंट होते हैं। अब इसमें मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी बता देता हूँ। आप कभी लोगों को असेस करना चाहें तो 3 किस्म के लोग होते हैं। एक डूअर्स होते हैं। ठीक है। जो डूअर्स होते हैं ना, उन्हें कोई काम आप कह देंगे या वो सोच लेंगे तो वो कर गुजरेंगे। वो मतलब ज़्यादा प्लान नहीं करते, बस उनको एक प्लान मिल जाए काम करने के तो लिए वो कर लेंगे। ये एग्जेक्टिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, CEOs होते हैं, जो इस टाइप के लोग होते हैं, अथॉरिटेटिव। दूसरी किस्म होती है प्लानर्स की। वो लोगों को तो प्लान करके दे सकते हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते। You see, they can आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप ये बॉक्सर्स देख लें, स्पोर्ट्समैन देख लें, जो कोच होता है वो खुद कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं होता, लेकिन अपने स्टूडेंट को वर्ल्ड चैंपियन बना देता है। बिल्कुल। बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज नॉट दैट बिग डूअर, बट ही इज़ अ वेरी गुड प्लानर। उसे पता है कि मेरा ये स्टूडेंट है या मेरा ट्रेनी है, इसको मैं यूं कराऊंगा, तो ही इज़ अ डूअर, वो करके भी दिखा देगा। और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है थिंकर्स की, जो सोचते हैं। अच्छा, वो प्लान भी नहीं कर सकते, वो ज़्यादा शायराना तबीयत के लोग होते हैं, लेकिन उनके थॉट्स में इतनी ताकत होती है कि उनका बाज़ का एक जुमला जो है वो उनका काम कर जाता है। वो इतना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सारी उम्र हम यही सुनते आए हैं कि दाग गंदे होते हैं, ऐसे ही नहीं ऐसे ही कि है। इस चीज़ को दागदार ना करो, अपने किरदार को दागदार ना करो। और फिर किसी थिंकर ने एक स्लोगन लगाया कि दाग तो अच्छे होते हैं, तो उसने पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और हर गली मोहल्ले, हर बच्चे बड़े को पता है दाग तो अच्छे होते हैं। तो ये वो स्लोगन्स होते हैं, ये थिंकर्स देते हैं। और ये थिंकर्स बाज़, अभी आप देख लें, कौमों की तारीखें बदलने वाले ये थिंकर्स थे। यानी अल्लामा इकबाल ने प्रैक्टिकली ना कभी कोई जुलूस निकाला, ना कभी खुदा न खास्ता किसी जेल में गए, ना कभी उन्होंने कोई सियासी, लेकिन थॉट जो था, आइडिया जो था, वो क्लियर था और वो पाकिस्तान का दिया। अब कायदे आज़म हमारी जो रहमतुल्लाह अलैह, ही वॉज द डूअर, उन्होंने करके दिखा दिया। और बीच में बहुत सारे लोग थे जो प्लानर्स थे। बिल्कुल ठीक और है।
सर मुझे यहाँ पे ये बताएं कि जो प्लानर है वो डूअर क्यों नहीं बन सकता, वो अपना माइंड वैसे क्यों नहीं यूज़ कर सकता? आई थिंक इसका एक जवाब तो ये है कि अगर हम कहते हैं कि ये डूअर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लानर नहीं है। हम में कुछ से लाइक 80% डूअर होंगे तो 20% एक ही शख्स प्लानर या थिंकर भी हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, लेकिन जिबिल्लतन जो डूअर्स हैं वो रहते डूअर्स ही हैं। दे कैन ऑलवेज गेट इनटू प्लानिंग एंड यू नो, देखिए मैं आपको बताऊं, जो जिबिल्लत होती है ना आपकी, यानी एक उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको कि एक गाने वाला है। आप बहुत सीखें, आप बहुत सीखें, करते 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 आप बहुत अच्छा भी गाना गाना शुरू कर देंगे, लेकिन आप मेहदी हसन नहीं बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे। वेरी आप ट्रू, नूर जहां नहीं बन सकेंगे। वेरी ट्रू। नहीं, यू माइट, अब नूर जहां के गानों जैसा बहुत से लोग गाते हैं और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होगी, बट दे कुड नॉट बिकम दैट, क्योंकि वो जो क्वालिटी थी, जिबिल्लतन जो क्वालिटी आई थी, वो उन्हीं के अंदर थी। तो इसलिए जो डूअर्स होते हैं, यू नो, दे उनका ब्रेन ही ऐसा डेवलप हुआ हुआ होता है। हम अपने ब्रेन के पोटेंशियल्स को इन्हेंस करना चाहें, अगर हम चाहें कि भाई हम अपने ब्रेन को इतना कंट्रोल खुद करें कि अगर मैं कहूँ ना मुझे ये काम करना है तो वो हो जाए, ठीक है, तो वो पोटेंशियल्स हम किस तरह हाई कर सकते हैं, कैसे उन्हें बढ़ा सकते हैं? देखिए, इसके 3 उसूल हैं। इसका पहला उसूल ये है कि आप ब्रेन के अंदर शांति पैदा करें। ठीक है। आप शांति का मतलब है सुकून, और सुकून आप पैदा तब कर सकते हैं कि जितनी भी फजूल और लग़्व बातें हैं, जो जिसे आप कचरा कह सकते हैं, यू नो, यू शुड नॉट हैव इट इन योर ब्रेन। ये जो हम उल्टी सीधी बातें सुनते रहते हैं, फ़लाने ने ये कह दिया, ये तनकीद हो गई, आपने एक पोस्ट की फेसबुक के ऊपर और 3 लोगों ने उसको बुरा कह दिया, तो आप सारा दिन परेशान फिरते रहे। तो एक तो ये आपकी शांति ख़राब करती है। ठीक है। सो इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन, तो इसको पुरसुकून करें। दैट्स ठीक नंबर है। 1। नंबर 2, फोकस। You should have a very absolute clear priority. हम उस प्रायोरिटी को नहीं ध्यान में रखते ना, अच्छा ये कर लेंगे साथ में, अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये कल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ योर ब्रेन, तो सुकून के बाद दूसरी चीज़ है फोकस। क्योंकि फोकस की मिसाल मैं आपको देता हूँ बड़ी सिंपल ज़ुबान में। आप देखिए, एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है, आपने भी कभी बचपन में शायद बिल्कुल, ट्राई किया हो। बिल्कुल। आप सूरज की रोशनी के सामने उसको यूं रख के अपने हाथ पे रखें तो फ़ौरन हाथ जलने लगेगा। ऐसे ही है। इवन आप कागज़ के ऊपर अगर फोकस करें तो कागज़ में भी आग लग जाती है। सो दैट इज़ हाउ, यू नो, आप अपने ब्रेन को जब फोकस करते हैं सारे न्यूरॉन्स को एक ख़ास चीज़ की तरफ, योर ब्रेन, यू नो, गेट्स फोकस्ड और योर एफिशिएंसी इंक्रीजेस। इसकी मैं दूसरी मिसाल आपको और प्रैक्टिकल तरीके से देखता हूँ। आप कभी किसी वेट लिफ्टर को देखिएगा, वज़न उठाने से पहले, वो वज़न उठाने से पहले अपने दोनों हाथ रखेगा, फिर उनको एडजस्ट करेगा, फिर उठाएगा, फिर वो सोचेगा थोड़ी देर, वो पॉज देगा। वो जो पॉज दे रहा होता है ना, वो फोकस कर रहा होता है। आपने अभी ये देखा था जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा, वो जो उसकी थ्रो जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, उस वक्त एक गैबी ताकत उसके अंदर आ गई थी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए ना, उसने तो कभी इतनी थ्रो फेंकी नहीं थी। ये जो गैबी थ्रू यानी ताकत आई थी, ये फिर ब्रेन को इम्प्रूव करने का तीसरा तरीका है। ये स्पिरिचुअल होता है। ठीक है। यानी आपका दिमाग पुरसुकून है, आप शदीद और बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड हैं, और तीसरा फिर इस यकीन के साथ आप अल्लाह से लो लगा लेते हो कि नहीं, ये हो के रहेगा। जब ये लेवल आती है ना, तो फिर आप देखिए हज़रत अली खैबर के दरवाजे को एक हाथ से माशाल्लाह उखाड़ लेते हैं, माशाल्लाह। और फिर खालिद बिन वलीद
आप देखें कि रोमियो की लाखों की फौज थी और ये कुछ हज़ार सिपाही लेके जाते हैं तो माशाल्लाह। जीत जाते हैं माशाल्लाह। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी ब्रेन को, उसकी ताकत को एनहेंस करती हैं। और इसकी एक और प्रैक्टिकल मिसालें जो हैं वो मैं हर रोज़ अपने मरीज़ों में देखता हूँ। बल्कि मेरी जो किताब है तीसरा जन्म, उसका जो ओपनिंग सेंटेंस है वो ये है कि जिन मरीज़ों को ठीक होने का यकीन होता है वही ठीक होते वही हैं, ठीक होते हैं। जिन्हें सिर्फ उम्मीद हो वो कुछ बेहतर हो जाते हैं, और जिन्हें शक हो वो कभी ठीक नहीं होते। वाह। क्योंकि जब आप शक करते हैं तो आपका फोकस ख़त्म हो जाता है, आप फोकस्ड नहीं होते। यहाँ से 2 सवाल आपकी बात से मेरे माइंड में आए। तो पहला सवाल ये है कि फोकस करें तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग फोकस ही नहीं कर पा रहे होते, तो वो फोकस कैसे करें? देखिए, फोकस हमेशा, अब मैंने जो इब्तिदा में बात की थी, ये सुकून का अगला दर्जा है फोकस का। आप अपना एम्बियंस ऐसा बनाएं हाँ, जहाँ पे आप अपने माइंड को पुरसुकून रख सकें। हाँ। ठीक है। उसके बाद देन यू शुड स्ट्रगल फॉर अ फोकस, और फिर ठीक आपका है। फोकस है। अच्छा, मैं फोकस पे आपको एक और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं। हमारे यहाँ आप ये इंडियन फिलॉसफी पढ़ते रहते हैं, योगा सुनते रहते हैं, मेडिटेशन के बड़े तरीके देते मेडिटेशन। रहते हैं कि जी आप दीवार पे एक पॉइंट रख लें और एक सर्कल बना लें और फिर उसको देख के। माई वे ऑफ मेडिटेशन इज़ टोटली डिफरेंट। इस तमाम तरीके में ये कहते हैं कि जी शोर नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल तवज्जो उस पे होनी चाहिए। आई थिंक सुपीरियर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज़ कि भले शोर हो लेकिन आप गुम हो जाए। आप गुम हो जाओ। हाँ। यू सी, दैट्स व्हाट आई डू एंड दिस इज माय इर्द बिलीफ। गिर्द कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपकी अपनी एक दुनिया हो। आई मीन दैट, हाँ, आपको उस नुक्ते की डिपेंडेंस नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। आपको उन लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए। सर, ये लेवल कब आता है इंसान पे? आई थिंक इस लेवल के अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर तो मैं कोई शायराना गुफ्तगू ना करूं तो इसमें एक तो ये अहले दर्द को आता है। आई अंडरस्टैंड। जो किसी दर्द से गुजरा गुजरा होगा हो, वो इस पॉइंट पे थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। देखिए, हम तो समझते हैं ना दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ खुशी है, लेकिन दर्द दुख जो का, सिखाता है वो हाँ, खुशी और नहीं दुख सिखाती। दुख के अंदर जो छुपी हुई खुशी है वेरी उसके अंदर एक तालीम भी होती है, एक सबक Very भी true. होता है, और एक सो दैट्स व्हाट यू नो, पीपल हु हैव अंडरगॉन पेन्स, पीपल हु हैव अंडरगॉन, उनके अंदर ये कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सर, यू हैव टोल्ड अस के पीस ऑफ माइंड, फोकस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये न्यूरो साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलती कब है? किस पॉइंट पे जाके हम इसको कहते हैं कि नहीं, ये कनेक्शन जो है ना, अब ये बम्बार्डमेंट चेंज ले आएगा आपकी पर्सनैलिटी में, आपके सारे जो भी वर्किंग है उसमें? इसके तो बहुत से तरीके हैं बात करने के, और बहुत लंबी बात भी की जा सकती है, लेकिन कम वक्त में मैं आपको बताऊं कि हमारा एक तो ब्रेन है जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस ठीक है, कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल। कॉन्शियस माइंड जो है ना, इसकी उम्र उतनी है जितनी हमारी उम्र है। ठीक है। अगर मैं 65 साल का हूँ तो 65 साल इसकी उम्र है, अगर मैं 30 साल का हूँ तो 30 साल इसकी उम्र है। ठीक है। लेकिन जो हमारा सब कॉन्शियस है, ये हमारे आबाओ अजदाद से लेके हमारे साथ चला आ रहा है, अपनी जेनेटिक मेमोरी के साथ और अपनी जेनेटिक एक्सपीरियंसेस के साथ, और ये हज़ारों लाखों साल पुराना होता है। तो ये दोनों जो हैं साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। अब जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है ये डे टू डे लॉजिकल ब्रेन होता है, और जो हमारा सब कॉन्शियस होता है ये कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड टू स्पिरिचुअलिटी होता है। मैं आपको फिर छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जी, श्योर। आप देखिए, आपने जब सुबह जल्दी सो के उठना होता है तो आप अलार्म लगाते हो। मैं कभी नहीं लगाती। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। या आप अम्मी को कहते हो, या आप अपने मुलाजिम को कहते हो कि भाई मुझे 6 बजे उठा देना, चाय ले आना साथ में। लेकिन जब आप बड़े डिटर्मिन होके सोते हो तो एक्चुअली व्हेन दिस मैसेज गोज टू योर सबकॉन्शियस, तो वो पहले से तैयार होकर बैठा होता है, वो आपको इन सब से पहले खुद ही उठा देता है। मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि मेरे साथ और मेरे फादर के साथ ये चीज़ थी कि हम लोगों ने, अगर मेरे बाकी बहन भाई नहीं है उस तरह, लेकिन मैं और मेरे फादर ऐसे थे कि अगर मैंने रात को सोच लिया ना मैंने 5 बजे उठना है,
तो मैं 4:45 उठ जाऊंगी। मेरे बाबा ने कह दिया कि 6 बजे जाना है, तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनीथिंग हम उठ एग्जैक्टली जाते हैं। ये जो है ना, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, यू नो, दैट्स द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपको, अच्छा, ये बड़े अजीब तरीक़ों से काम करता है। मसलन मैं आपको बताऊं कि ये कभी ख्वाब में आपको कोई इशारा दे जाता है। ऐसा ही है। आप हैरान होंगे कि शुगर के मरीज़ों को जो इंसुलिन लगती है, और आपको पता है इंसुलिन की जहाँ ज़रूरत हो, इंसुलिन के बगैर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इंसुलिन बनाने वाला जो मौजूद था, वो बहुत कोशिश करता रहा कि मैं इंसुलिन कैसे तैयार करूं। जब वो थक हार के एक दिन सो गया, तो उसके सब कॉन्शियस के थ्रू उसको एक ख्वाब आई, जिस ख्वाब में उसको इशारे मिले, और उन इशारों की वजह से जब वो उठा तो फौरी तौर पे उसने फार्मूला डिज़ाइन किया। वाह। एंड दैट इज़ हाउ इंसुलिन एज वेल एज पेंसिलिन, जो कि यानी दैट वाज यू सी लाइफ चेंजर इन ह्यूमन लाइफ, ये दोनों ख्वाब के अंदर जो थे उसे पता चला और पता उसने चला, वो हाँ। चीज़ जो है ना बना दी। सो दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन योर सबकॉन्शियस एंड, आप उसको स्पिरिचुअलिज्म कह लें। यानी अगर आपके ब्रेन में स्पिरिचुअलिटी का पार्ट भी मुकम्मल, तो हम कह ही नहीं सकते, मुझे लगता है ये मुकम्मल होता भी Exactly. नहीं है, लेकिन जब आपके माइंड के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती है, तब भी आपका ब्रेन बहुत एक्टिवली काम करता है और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। होती है, और ख़ास एंगल से देखिए ना, जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं ना, सो दिस इज़ नॉट फोकस टू वन रिलीजन या रिलीजियस, तो नहीं, ये तो हर एक एग्जैक्टली, के उसके अंदर ये है, तो किसी के लिए किसी भी के हो अंदर सकता भी है। है। और फिर इसी तरह जो आपका सबकॉन्शियस होता है, ये आपको, जो आपका कॉन्शियस को मैसेज दे रहा होता है ना बाज़ औक़ात, फिर कॉन्शियस उसके ताबे होकर काम करता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखिए, हमारी ज़िंदगी में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गुर्बत होती है, ये हालात में नहीं होती, ये आपके दिमाग में दिमाग होती पे है। होती है। आप दुनिया में अमीर गरीब, तो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन वो लोग जो ज़रा लो सोशो इकनॉमिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन मैंने उससे जाके पूछा अपने एक पियोन से, तो मैं कहा, यार क्या हाल है तुम्हारा? तो मुझे कहता है, डॉक्टर साहब गरीबां दी की ज़िंदगी। तो मैंने कहा, तुमको नौकरी मिली हुई है, तनख्वाह तो मिलती है ना, तो क्या ज़िंदगी? कहने लगा, जी इदी तनख्वाह नाल की बनदा साडा। मैंने कहा, तुम ऐसा करो कि शाम को कोई रेड़ी या खोखा लगा लिया करो, असी ला भी लिया तो केड़ा चल जाएगा। वो नेगेटिविटी पीक पे है ना, नेगेटिविटी, ग्रेटिट्यूड है नहीं, नेगेटिविटी पीक वो पे है। आपके सबकॉन्शियस में है, वो आपके कॉन्शियस को कुछ करने ही नहीं देता। नहीं देता। वेरी ट्रू, वेरी। इसके मुकाबले में आप देखें, जो अल्लाह वाले या यकीन करने वाले लोग होते हैं, वो हर चीज़ में कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी लाइफ में मिरेकल्स भी आ होते जाते हैं। उनकी लाइफ में वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं। तो आज इस पूरे पॉडकास्ट का मकसद ये था कि हम आवाम को ये बता सकें कि आप अपने ब्रेन से बहुत कुछ ले सकते हो, आप इसको हेल्दी से हेल्दियर बना सकते हो, और इससे वो काम करवा सकते हो जो शायद आप सोचते भी नहीं हो। तो बड़ा सोचना शुरू करें और बड़े काम करें। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी हाई अचीवर्स होते हैं, इनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है जो एक आम इंसान कहते हैं, मैं कि मैं करनागा, मेरे को कितने हो जाएगा? ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? अगर वो काम कर सकते हैं, वो भी तो इंसान थे ना, वो भी उसी वे से पैदा हुए हैं, उसी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी कामयाबियों पे चले जाते हैं, लेकिन इंसान वहीं का वहीं बैठा रहता है। नहीं भी, कैसे, ये तो नहीं कर सकता मैं। देखिए, आपका जो थिंकिंग लेवल होता है ना, ये हर आदमी का डिफरेंट होता है, और बाज़ औक़ात इसके अंदर एक क्वांटम लीप आता है। क्वांटम लीप का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जंप आती है, जो कुछ लोगों को, जिस तरह मैंने दर्द और तकलीफ़ की बात की, कोई वाक़या, कोई हादसा, वो जो लीप है या वो जो जंप होती है, वो उनकी ज़िंदगी में ले आता है। अक्सर आप बड़े लोगों को देखें जो अमीर हैं, उनकी ज़िंदगियां गुर्बत से शुरू होती हैं। वेरी ट्रू। उनको तकलीफ़ें, मसाइब आए, और उसके बाद एक क्वांटम लीप आया, एंड देन दे बिल गेट को आप देख लें, आप एलन मस्क को देख लें, आप आजकल के तो यही है ना, बहुत बड़े। आई मीन, दे वर नेवर वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू नो, दे वर नॉट वेरी रिच पीपल, यू नो, एंड फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड।
और फिर उनकी जो सोच होती है ना, ये क्वांटम लीप का मतलब ये होता है कि ये फिर एंडलेसली हाई होती है। अब हम एक 5 मरले के मकान के बारे में सोच रहे होते हैं और वो मार्स पे जाने की सोच रहा होता है। Very तो true. जिसका एम ही मार्स पे जाने का है, तो वो उससे नीचे तो कोई काम ही नहीं होगा उसके लिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिल्कुल यू नो, एंड फील बिग, बिल्कुल। यू विल बिकम बिग। बिग बी हमारे साथ है, तो ये सब तो हम सीखेंगे ही इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि जब हम बड़ा सोचते हैं, ख्वाब बड़ा देखते हैं, तो बड़े बन भी जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में विजुअलाइजेशन का कितना रोल होता है? I think I give 90% credit to visualization, and I'm very strong believer of visualization. Me And also. I visualize. और वो भी देखिए, मैं आपको visualization का भी प्रोसेस बताऊं। मिसाल के तौर पे एक लड़का है, वो डॉक्टर बनना चाहता है और वो MCAT की तैयारी कर रहा है। तो वो जब विजुअलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरे, तो वो अपनी आंखें बंद करके या खोल के दिमाग में सोचे कि MCAT में तो मैं पास हो ही जाऊंगा, और उसके बाद दाखला भी मुझे किंग एडवर्ड में मिल जाएगा, और जब मुझे मिल गया तो हाउस जॉब मैंने म्यो में करनी है। वाह, और फिर अपने आप को विजुलाइज करे कि मैंने वाइट कोट पहना हुआ है वाह। और मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ, मैं इमरजेंसी देख रहा हूँ, और फिर मैंने MRCP तो जाके इंग्लैंड से करना है, या बोर्ड मैंने अमेरिका से करना है। अमेजिंग। तो वो फिर खुद को इंग्लैंड के किसी हॉस्पिटल में काम करता हुआ देखे, फिर वो खुद को खिदमत करता हुआ भी देखे, पैसे कमाता हुआ भी देखे। तो ये नक्शा जो उसके जहन के अंदर विजुअलाइजेशन का बन जाएगा ना, ये फिर जब वो कई दफ़ा करेगा तो ये इसको अपना अपना लगेगा। ये ऐसा ही लगेगा कि ये नया रास्ता नहीं है। फिर ऐसा ही। आपका सबकॉन्शियस आपको उस पर ऑटोमेटिकली चलाना शुरू कर देता है। आप देखिए, हम जब अपने घर में आते हैं किसी जगह से, तो हम खुद को थोड़ी कहते हैं कि राइट मुड़ जाओ, ये लेफ्ट मुड़ जाओ। हम खुद ब खुद जा खुद रहे ब खुद होते जा हैं। रहे होते हैं। हमारे सारे काम खुद ब दिस खुद इज हो व्हाट रहे होते हैं। विजुअलाइजेशन सर, डज। इसमें हम अगर ड्राइव कर रहे हों, हाँ। तो जब सीखते हैं तब हमारा ध्यान होता है कि अच्छा अब एक्सीलेटर पे पाँव हाँ। रखना है, अब हमने ये ये गियर करना करना है। है। लेकिन जब हमें आ जाती है, हम कोई कमांड देते हैं, नो, No. हमारे हाथ ऑटोमेटिकली मूव हो रहे होते हैं। ठीक है? दैट इज व्हाट विजुअलाइजेशन डज, यू नो, टू यू। वो आपके सारे ब्रेन के चैनल्स खोल देती है, वो रास्ते बना देती है, वो जगह आपको ना, वो हॉस्पिटल जिसमें अभी तक काम नहीं किया आपने, लेकिन वो हमने पता विजुलाइज चला। किया हुआ है, तो Nice. आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये तो नई चीज़ नहीं है। Nice, सो दैट्स हाउ, nice, यू नो, आई nice. ऑलवेज स्ट्रेस के करना चाहिए। सर, हमारा तकरीबन हाफ पॉडकास्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने ये चीज़ अभी तक मेंशन की नहीं थी, खुद से नहीं की थी, कि मैं सुनना चाह रही थी कि हम अपने ब्रेन को किस तरह कमांड देते हैं और कैसे उससे काम निकलवा सकते हैं। बहुत सारे लाइफ में इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो आपको तोड़ कर रख देते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ऐसे आते रहते हैं कि आप डीमोटिवेशन की पीक पे चले जाते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट आपने भी देखा हुआ है अपनी लाइफ में, और उसके बाद माशाल्लाह आप जिस लेवल पे, आई सल्यूट, हैट्स ऑफ फॉर यू, कि माशाल्लाह इस तरह लाइफ को लेके चलना इतनी बड़ी डीमोटिवेशन के बाद बहुत बड़ा काम है। यानी आपने अपने माइंड को कमांड ऐसे किया कि मैंने ये करना है। आपका बहुत छोटी एज में, 22 साल की उम्र में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया था ड्यू टू एक्सीडेंट। उसके बाद चल नहीं सकते थे, और फिर आपने चलना भी स्टार्ट किया, ड्राइव भी की। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपको ये कह दिया गया कि आपकी शादी नहीं हो सकती, आपके बच्चे नहीं हो सकते। वो सारी चीज़ें भी हो गई, और लाइफ में कामयाबियों की भी पीक पे आज आपका माशाल्लाह से नाम है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतनी डीमोटिवेशन के बाद भी अपने माइंड को चलाना क्या आसान था, और अगर किया तो क्या सारी एक्सरसाइजेस थी? आई थिंक इस पूरी जो जितना भी आपने मिसाल दी है, या इसके पीछे अगर आप एक लफ्ज़ या एक जुमले में आप पूछे ना, आपको कुछ भी दुनिया में करने के लिए मोटिवेशनल लव इसकी ज़रूरत होती है। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक लवली मोटिवेशन or a motivational love that could be from your mother, that could be from your father, that could be from your beloved, माशाल्लाह। that can be from your society. You see, जब तक आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती, एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टैंड अलोन। हाँ, ये अलग बात है
कि कुछ लोगों को वो सपोर्ट मिलने के बावजूद वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। तो मेरा जो था मेरी ज़िंदगी में आई थिंक एक लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मेरा उससे पहले का करियर था, ये जो लाइफ थी, दैट वाज फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड दैट वाज फुल ऑफ, मतलब आई टॉप्ड इन मैट्रिक, मैंने पूरे बोर्ड में एफएससी में टॉप किया, मैंने अपने वक्त की सोर्ड ऑफ ऑनर ली, मैं ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, मैं 110 मीटर्स का रिकॉर्ड होल्डर था। तो आई स्पेंड दैट काइंड ऑफ अ लाइफ जिसमें मुझे लगता था कि ज़िंदगी जो है ना वो बस, और मुझे था कि ये करो तो हो जाता है, बेड ऑफ रोजेस। मतलब मुझे तो आई ऑलवेज फेल्ट यू नो वट एवर आई वॉन्टेड टू डू आई कुड डू इट। और उसके पीछे वैसे यही 3 चीज़ें थी जो मैं आपको कहता था। क्लैरिटी ऑफ माइंड, मैं डिटर्मिन कर लेता कि मैंने टॉप करना है तो मैं कर लिया करता था, मुझे पता होता था कि मैंने कर लेना है। तो ये दैट लेवल ऑफ यकीन होता है। और फिर मोटिवेशन जो है ना आपको आपकी पेरेंट्स की वजह से या किसी की वजह से भी आपकी ज़िंदगी में अगर हो, दैट रियली एंड दैट्स व्हाट हेल्प मी एंड दैट मेड मी सो। और ज़ाहिर है मैं तो अभी बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग जो ज़ाहिर नहीं हुए या लोग उनको नहीं जानते, उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स की हैं, मेडिकली इतना इम्प्रूव किया है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं। और लेकिन इसके पीछे ये चीज़ ज़रूर, मैं आपको अगेन एक छोटी सी वो सुनाता हूँ। मैं नया डॉक्टर जब इंग्लैंड से आया तो एक लड़की मेरी तरह ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की पेशेंट थी, तो वो हॉस्पिटल में आई, तो उसको मैंने चेक जब कर लिया तो उसके बाद उसका मियाँ, उसकी शादी को कोई 1-2 महीने हुए थे या कुछ दिन हुए थे, तो मियाँ मेरे पास आया तो मुझे कहने लगा कि ये ठीक हो जाएगी। मैं कहा जी अल्लाह से तवक्को रखिए, अल्लाह करेगा। नहीं, एक कम करन दे काबिल होएगी कि नहीं। तो मुझे अजीब सा लगा, मैं कि नहीं तुम दुआ करो अल्लाह करे बस चल ले या बेहतर हो जाए। तो ही टुक द मैसेज कि वो ठीक नहीं होगी एंड द नेक्स्ट डे ही डाइवोर्स्ड हर। ओह माय गॉड। जब उसने उसको डाइवोर्स किया तो मैं राउंड पे गया तो उस लड़की को ये पता लग गया था कि मेरे कहने की वजह से शायद, तो शी वॉज एब्यूसिव टू मी, शी थॉट इट्स माई फॉल्ट। तो एंड शी वॉज नॉट इवन लिसनिंग टू मी। और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर मैं तेनू चल के विखाऊंगी। तो मतलब शी, तो आई टुक इट एज सच, पेशेंट्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल। दर्द ने जो है ना उसको जगा दिया। तो मैंने फिर अपने जो मेडिकल ऑफिसर था उससे मैंने कहा कि इसको ना पता चले कि आई एम बिहाइंड यू। तो आई प्लान्ड फॉर हर हाउ टू गेट इनटू रिहेबिलिटेशन। तो वो पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए कुछ महीनों के बाद एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वो लिटरली ठुड्डा मार के मेरे दरवाजे को दाखिल हुई उसके साथ वॉकर के साथ और कहने लगी ऐसे करके ना ए वेख मैं टुर पई हाँ माशाल्लाह। तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो शी डिडंट नो द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी कि उसके पीछे हम कितनी मेहनत कर रहे थे। एंड देन अल्टीमेटली फिर आई टोल्ड हर, क्योंकि आई वांटेड हर टू, शी सेड कि अब मैं ज़िंदगी में शादी कभी नहीं करूँगी लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ। सो आई गेट हर अपॉइंटेड टू वन ऑफ द सेंटर्स जो औरतों की खिदमत करता है, कुछ बेसहारा लड़कियाँ जहाँ आ जाती हैं, तो वहाँ पे वो फिर एक केयर टेकर के तौर पे सिटिंग जॉब थी, तो वो शुरू हो गई। सो दिस इज़ हाउ आई लुक एट थिंग्स यू नो। तो आपकी ज़िंदगी में एक्सट्रीम ऑफ लव, extreme of pain and even sometimes extreme of hate, ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपसे वो करवा लेती हैं जो नहीं हो पाता। मैं मिसाल देता हूँ आपको, देखिए मेरे टांगों में महसूस होने की सलाहियत नहीं है, और मुझे कोई चुटकी काट ले या कोई पिन चुबा ले मुझे पता नहीं चलता। यहाँ तक कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जिस तरह मैं रात को उठ के किचन में गया और वहाँ पे फ्रूट्स की पेटियों के जो ढक्कन होते हैं उनमें कीलें लगी होती हैं, तो अंधेरे में अगर नज़र नहीं आया तो वो मेरे पाँव में घुस गई, मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गया।
सुबह देखा तो बेड खून से काफ़ी भरा हुआ था। ओहो। सो ये दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, इवन नाउ इट कीप्स ऑन हैपनिंग। चूंटियाँ खा जाती हैं पाँव कभी कभार, अच्छा। पता नहीं चलता। तो आई मीन दैट्स माई रूटीन। और मैं बहुत ही, यानी आपको क्या, मैं आपको मज़ाहिया सी बात बताऊं, पुराने ज़माने का जो फ़ोन छोटा वाला हुआ करता था, एक दिन वो मेरा गुम गया। तो अब मैंने किसी को कहा कि तुम बजाओ ताकि मुझे पता लगे कि, तो आवाज़ आई कि कहीं आसपास ही है। तो मैं कभी उसको बेड के तकिए के नीचे देखूं, आपकी टांग के नीचे था? वो टांग भी नहीं, मैंने जूता पहना ना, तो जूते के अंदर चला गया वो, और वो आपको फील ही नहीं हो मुझे रहा पता ही नहीं चला। उफ। और 10 मिनट तक अब वो सारा मसला ये था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। आवाज़ कभी कहाँ मैं से? जेबें देखूं, कभी मैं, फिर मुझे ख्याल आया तो दैट वाज मेरे जूते के अंदर वो था और मुझे पता ही नहीं था। तो अगर ये लेवल ऑफ हो आपका सेंसरी लॉस का, तो आप सोचें कि आपको गाड़ी चलाते हुए, आप सब गाड़ी चलाते हैं, आपको पता ही ना हो कि मेरा पाँव ब्रेक पे है कि एक्सीलरेटर पे है। आप गाड़ी चलाते हैं? मैं सारी उम्र चलाता रहा हूँ। ओह माय और आप यकीन करें, आई स्वेयर अपॉन गॉड, विद दिस लॉस ऑफ सेंसेशंस आई हैव गॉन टू मरी, आई हैव गॉन टू अयूबिया, Seriously? यस, विद माई फैमिली। ओह माय और उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊं। माई फादर टोल्ड मी इनिशियली कि नहीं तुम बेटा ऐसा करो, तुम ड्राइवर रख लिया करो। तो मैंने अब्बा जी को कहा मजाक में, ही वाज लाइक अ फ्रेंड यू नो, मैं कहा अब्बा जी शादी के बाद मैं जब बीवी को लेके घूमूंगा तो कोई गाने सुनने होते हैं, कोई गप्पे मारनी होती हैं, तो मैं ड्राइवर के सामने क्या बातें करूँगा। तो मुझे आप ना, तो मैं फिर ना प्रैक्टिस करता रहा खड़ी गाड़ी के ऊपर। फिर उसके मोमेंटम से वन डे आई केम ऑन द रोड एंड देन यू नो आई स्टार्टेड। सो ये बिलीफ इज सच अ स्ट्रॉन्ग पावर। आपकी टांगों में सेंसेशंस नहीं है, आपको पता नहीं चलता ब्लड निकल रहा है, आपको पता नहीं चलता आपकी टांगों पे कोई काट रहा है, पाँव पे कोई काट रहा है, कीड़े चींटी का पता नहीं चलता, और आप गाड़ी चला लेते हैं। मतलब ब्रेक, एस्केलेटर, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू नो। और स्पाइनल कॉर्ड के जितने पेशेंट्स हैं वो ऐसे ही होते हैं, दे डोंट हैव फीलिंग्स, they don't have feelings, they don't have a control on the urine. And you see, even that I regained a control on my urine all my life, you know, I never used any artificial ways. आपकी इस सारे प्रोसेस के बाद, इस एक इंसिडेंट के बाद, क्या टर्निंग पॉइंट था? कहाँ पे लगा कि अब तो बस ठीक होना है, कुछ भी हो ठीक होके रहना है? उनमें एक जो इस वक्त बताया जा सकता है वो मैं बता देता हूँ आपको। Otherwise you will have to read my book, okay? Okay. You will have to read my book. Okay, done, So inshallah. I'll जो लेफ्ट ब्रेन वाला पार्ट है वो बता देता हूँ, राइट वाला नहीं बताता आपको। ठीक है। असल में आई हैव बीन ऑलवेज अ प्राइड फॉर माई फादर। कि अच्छा, मेरे वाले साहब वॉज अगेन अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। ही वॉज द फर्स्ट सिविलियन ऑफिसर जिनको तमगा शुजात मिला हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और 1958 में कि 59 में इनको मिला था। तो इस अ प्रेसिडेंशियल बिगेस्ट अवार्ड, बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड है माशाल्लाह। तो वी ऑलवेज थॉट एंड वी बिलीव्ड एंड वी बिलीव ही वाज सच अ ब्रेव मैन। तो जब मेरा डिस्चार्ज मुझे कर रहे थे CMH पिंडी से, तो मेरे डॉक्टर्स को उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि ये खालिद चल सकेगा कि नहीं, बस मुझे इतना बता दें। तो डॉक्टर, मैं ऐसे लेटा हुआ था बेड पे और वो बेड साइड पे खड़े थे, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं आपका बेटा बड़ा बहादुर है, तो चले बगैर भी तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। आई मीन दूसरे लफ्ज़ों में वो कहना चाह रहे थे चल नहीं सकेगा। तो मुझे लगा जैसे मेरे पाँव पे कोई गर्म चीज़ गिरी हो, आंसू। और वो जब मैंने गौर से देखा तो मैं वाले साहब की आंख से गिरा हुआ टपका हुआ आंसू था, एंड आई फेल्ट इट। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे तो फीलिंग नहीं है। तो ये वो चीज़ें होती हैं यू नो, जो दैट डे आई डिसाइडेड कि मैंने कहा सारी उम्र आई हैव गिवन अ प्राइड टू माई फादर, ही वॉज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ मी। तो मैंने कहा नहीं, मैं आई अनडू एवरीथिंग। डॉक्टर ने कहा था कि तुम चल नहीं सकोगे, अल्लाह ने चलाया। डॉक्टर ने कहा तुम डॉक्टर नहीं बन सकोगे, अल्लाह ने डॉक्टर बनाया।
फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम शादी नहीं कर सकोगे, करोगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। और देन आई मैरिड, और अल्लाह ताला ने 4 बच्चे दिए मुझे माशाल्लाह। और शादी भी जब मैं कर रहा था तो लास्ट मोमेंट पे आई वेंट टू माय वाइफ, तब तक शी वाज नॉट माय वाइफ, एंड मैंने और उस टाइम पे मिलना भी बड़ा मुश्किल था, बड़ी बात होती थी, अब कॉमन है। हाँ, मैं बड़े तरीके से उसे बुलाया, एंड आई स्पोक टू हर एंड आई टोल्ड हर कि नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए, दिस माइट हैपन। तो उसका एक जुमला जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, शी सेड के देखो, शादी सिर्फ बच्चा पैदा करने का नाम नहीं है, शादी साथ निभाने का, साथ रहने का नाम है। And then you see, I was so much motivated. The next day, I went to my parents, or within a week, everything was fixed, and then we got married. और फिर जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी, तो उससे पहले आई थिंक किसी बाप ने कभी, बिकॉज मुझे चूँकि ये बताया गया था कि हो गई नहीं, तो यानी किसी बाप ने कभी इस किस्म की अल्लाह से दुआ नहीं मांगी होगी कि मैंने अल्लाह को कहा, मैंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे बस एक बच्चा हो जाए, मिल जाए, भले उसके अंदर कोई नुक्स ही क्यों ना हो। आप सोचिए, दिस इज़ व्हाट आई स्वेयर अपॉन गॉड, या आई प्रे टू अल्लाह, बिकॉज मुझे चाहिए था कि आई शुड हैव अ चाइल्ड। और उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में, तो जब ये पैदा हो रही थी तो मैं लेबर रूम छोड़ के, तो मैं दाता साहब के दरबार भी करीब ही उधर आ गया था माशाल्लाह। तो मैं वहाँ बैठ के अल्लाह से दुआ करने लगा। मैं दाता साहब के या बुज़ुर्गों के जाता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ, मांगता मैं अल्लाह से हूँ। आई थिंक हम सब मुसलमानों को बिलीव है, बिल्कुल। बट दैट्स द प्लेस, एक अकीदत होती है आपकी। और जब मैं वापस आया तो मैंने इसे देखा तो ये बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी, छोटी सी एक घंटे की बच्ची। वो कह रही होगी कि बाबा आ तो मैंने वैसे भी जाना था, आप ऐसे ही नुक्स लगे हुए थे। सो स्वीट। अच्छा, ये बहुत ही आपकी कहानी ऐसी है कि दिल को लगती है, मतलब मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि मुझे सुन के इस तरह का फ़ील हो रहा है कि लाइफ आसान नहीं थी आपकी, बट आप माशाल्लाह जितने खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो मुझे ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में बहुत सारे टाइम्स ऐसे आते होंगे कि जब आप अपनी जो है उम्मीद छोड़ बैठते होंगे कि नहीं बस अब शायद नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं। कभी तो कहा होगा अल्लाह को कि मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब बस कर दें, मेरी आजमाइशें ख़त्म कर दें। तो ऐसा कभी कोई टाइम आया और उस टाइम पे कैसे आपने दोबारा खुद के ब्रेन को जो है वो कमांड दी कि नो, ये तो नहीं हो सकता? आई थिंक आपकी जब कन्विक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू अ वेरी फैक्ट ऑफ माई लाइफ, बिल्कुल मुझे कभी भी इतना कभी स्ट्रेस आए जो कि आया नहीं है इस सारे सिनेरियोज के बाद भी नहीं आया। मुझे अभी भी, मैं बहुत सारे इशू से गुजर रहा हूँ। मैं 1 साल पहले आई लॉस्ट माई लेफ्ट आई। इस वक्त ये आई कांट सी एनीथिंग, आई हैव नो आई विजन, ठीक है। और मेरी राइट आई, इसको थर्ड ऑफ पाल्सी कहते हैं, ये इसके भी मसल्स पैरालाइज्ड हैं, पूरी तरह ठीक नहीं है। और ये वजह है कि मैं कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा सहारे के साथ या व्हील चेयर पर मुझे करना पड़ता है। लेकिन देखिए, मैं एक और एंगल से देखता हूँ। मैं इस एंगल से देखता हूँ कि वो कौन सा काम है जो मैं अब भी नहीं कर रहा, तो मुझ में क्या कमी, यानी मेरी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, मैं मरीज़ देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में आके बैठा हूँ। हाँ, तो ये सारा करते हुए तो व्हाई शुड आई बी वरीड? और honest to God, that's level of gratitude is amazing. I mean seriously, हम सब बिल्कुल ठीक हैं, कोई ऐसी कमी नहीं है, डिफरेंटली एबल वाला कोई सीन नहीं है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट्स बने हुए हैं, खुद साख्ता सोचों ने, क्योंकि हम अपना ब्रेन चलाते नेगेटिविटी की तरफ है ज़्यादा, हम वो पहलू देखते ही नहीं है कि जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। तो
इट्स अ वंडरफुल सेशन। इतना मज़ा आया आपसे बात करके, इतना कुछ सीखा है मैंने कि भाई आप अपने ब्रेन को ना अपनी मुट्ठी में रख सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हो कामयाब ज़िंदगी गुजारना तो ये ब्रेन है आपका, इसको चाहे ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, वो आपका अपना काम है। तो बहुत मज़े का। तो ये जो बिला वजह के स्ट्रेस और एंग्जाइटी पेशेंट्स बने हुए हैं, डिप्रेशन पेशेंट्स बने हुए हैं, इनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, इनको तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक जुमला ही काफ़ी है कि मुश्किलात जो हैं वो हालात में नहीं होती, ख़यालात में होती हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे हमने ब्रेन की बात की है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इससे बहुत सारे काम निकलवा सकते हैं, तो कोई ऐसी एक दो टिप्स आप अपनी ऑडियंस को देना चाहें कि भाई ये अपनी लाइफ में शामिल कर लो तो आपका ब्रेन का जो पार्ट अभी तक सोया हुआ है ना, आप उसको भी जगा सकते हैं? मैं छोटा सा टिप ये दूंगा कि रात को सोने से पहले थोड़ी सी खुद कलामी कर लिया करें। ठीक है। डू ऑलवेज सेंड अ मैसेज टू योर सबकॉन्शियस दैट यू वांट टू बिकम दिस थिंग, यू वांट टू डू दिस थिंग टुमारो। तो वो आपका जो सबकॉन्शियस है वो पूरे का पूरा आपके लिए प्लान करके कॉन्शियस को दे देगा। नंबर 2, हमारे यहाँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये आपके फोकस को इम्प्रूव करती हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के अंदर आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। और बड़ा सिंपल तरीका है कि आप बिल्कुल जैसे स्ट्रेट बैठें और अपनी आंखें बंद करें और आप सोचें कि मैं लंबा सांस ले रही हूँ और उस सांस को फॉलो करें कि अब देखें ये मेरी नाक से होता हुआ मेरे फेफड़ों तक पहुँचा है, लंग्स तक पहुँचा है। अब लंग्स से ये बाहर निकल रहा है, अब ये मेरे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकल आया। यू फील बेटर? आप कभी भी आजमा के देखिएगा, आप डू इट ट्वाइस और थ्राइस। इसी व्हेन एवर आपको लगे कि आप बहुत थके हुए हैं तो दैट विल चेंज यू इमीडिएटली। एकदम आपको रिलीफ मिल जाएगा, पीस सा, ऐसे जैसे अंदर बिल्कुल सुकून सा हो जाता है। और तीसरी जो मैं नॉर्मली मिसाल देता हूँ वो ये है, ये भी मैं एक टिप देने लगा हूँ आपको कि जब आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो, जब आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो दोनों उंगलियों को कान में आप 5 दफ़ा घुमाएं और फिर इसको पकड़ के 5 तक गिनती गिने और 5 दफ़ा मसा करें। अच्छा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड वेगल नर्व स्टिमुलेशन। आपकी जो वेगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट होती है। शायद इसीलिए आप देखिए हमारे वज़ू में मसा रखा है कि आप नमाज से वो पहले भी सेम इसी तरह है, कान देन पीछे और देन आप मसा करते हो, ताकि आप पुरसुकून हो जाते हैं, सुकून मिलता है आपको। दिस व्हाट यू कैन डू। थैंक यू सो मच, इतना मज़ेदार सेशन। आपको ब्रेन की मुझे तो वो चीज़ पता चली है जिससे मैं खुद भी वाकिफ़ नहीं थी। एंड आई विश एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस इससे बहुत सारा कुछ सीखे। और इंशाल्लाह दोबारा भी हम आपको तंग करेंगे, दोबारा भी हम आपको पॉडकास्ट में बुलाएंगे एक नई एपिसोड के साथ और बहुत कुछ सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि इस पॉडकास्ट की मदद से आपको दिमाग की सारी फंक्शनिंग के बारे में पता चला होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।